नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सवाल लाख टके का, क्योंकि आपके जो सवाल होते हैं वो सही मायने में बेशकीमती होते हैं। उन सवालों का जवाब देने की हम लोग कोशिश करते हैं शो के दौरान, तो आप आखिरी तक बने रहिए। पूरी कोशिश रहेगी कि शो के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल सके। अब मार्केट में क्या स्थितियां देखने को मिल रही है, मार्केट का मूड माहौल क्या है, वो समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए 24,400 के आसपास की रेंज में जो है निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है। पहले जो थी गिरावट अगर आप देखें तो वो बढ़ती हुई दिखी थी। यहाँ पर लो जो बनाया था उसने, अभी समझ लीजिए कि 24,350 के लेवल्स यहाँ तक आते हुए दिखे थे, लेकिन उसके बाद एक हल्की सी रिकवरी आई करीब 100 पॉइंट्स के आसपास की। एक हल्के के जो कहें कि करीब 24,420-23 के पास जो है वो आसपास के लेवल्स ज़रूर देखने को मिले। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर जो है वो कमज़ोरी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी को अगर आप यहाँ पे देखें तो वो 57,335 के लेवल्स पे आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे बाजार की स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली वीक है। आप इस लिहाज से भी एडवांस और डिक्लाइन रेशियो के हिसाब से भी देख सकते हैं। करीब 1800 शेयर जो है बढ़ने वाले हैं, डिक्लाइन वाले 1300 स्टॉक हैं। और इंडिया विक्स को अगर आप देखें तो इंडिया विक्स में 3% के आसपास की यहाँ पर तेज़ी दिखती है, यानी कि वॉलेटिलिटी की जो संभावना यहाँ पर साफ तौर पे दिख रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा पिटाई जो बाजार को ड्रैग डाउन करके लाया है यहाँ पे वो है आईटी पैक। पूरा आईटी पैक देखिए स्थिति इस तरीके की थी कि 4% तक इंडेक्स जो था वो टूट गया था। भारी पिटाई देखने को मिली थी यहाँ पर आईटी में, और इसमें जो बड़ी भूमिका रही एचसीएल टेक की रही। यहाँ पर आप सोचिए 10% तक ये स्टॉक जो है वो टूट गया। नतीजे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, जिसका जो है असर कहें या कहें कि पिटाई जो है वो देखने को मिली। लेकिन पूरा पैक जो है उसकी पिटाई होती हुई देखिए आईटी में। चाहे आप यहाँ पे टेक महिंद्रा की बात की जाए, उसके नतीजे आएंगे वहाँ पर पिटाई। इन्फोसिस, टीसीएस, आप तमाम स्टॉक्स उठा के देख लीजिए, आईटी की ज़बरदस्त कुटाई पिटाई देखने को मिल रही है। लेकिन इन सबके बीच में एक सेक्टर है जहाँ पर जो है एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। पीएसयू स्टॉक्स की बात करें आप या फिर रियलिटी की बात करें, वहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो आती हुई दिख रही है। और ख़ासतौर पे एफएमसीजी की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से नेस्ले के नतीजे है उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि एफएमसीजी जो पैक है उसमें एक तेज़ी बनी हुई है। देखिए क्या शानदार तेज़ी है, 1% से ऊपर का इंडेक्स जो है वो साफ तौर पर दिखा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दो दिग्गज मेहमान जो हैं वो जुड़ने जा रहे हैं। एक हैं यहाँ पर रचित खंडेलवाल सर और दूसरे यहाँ पे प्रदीप हल्दर सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कहते हैं विपुल सर की जय और वीरू का, दोनों का स्वागत है। लेकिन सर एक चीज़ बताइए, जय कौन है, वीरू कौन है सर? सबसे पहले हर्षी आपको नमस्कार, प्रदीप भाई को नमस्कार, बोनस परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। आई थिंक जय वुड बी मी एंड जी वीरू वुड बी प्रदीप भाई। जय वाज एल्डर ना? सर ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये है कि जय जो थे वो अमिताभ बच्चन थे ना। हाँ, ही डाइड इन द एंड। हाँ वही मैं बोलने वाला था सर, आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं? भाई देखिए क्या है, somebody has to go। और इनसे इनसे एज में इतना डिफरेंस है कि इनके तो पहले ही निकल जाऊंगा। तो जब पिक्चर खत्म हो रही होगी तो इनके पहले निकल जाऊंगा, तो टेक्निकली जय मैं ही बना और वीरू यही बने। और इनके मेरे बीच में डिफरेंस इतना है कि मतलब ये आराम से मुझे हेल्दी हार्टी रहते हुए कंधा दे पाएंगे। तो ऑफ अरे कोर्स सर आप ऐसे मत बोलिए, भगवान आपको लंबी आयु दे, एकदम स्वस्थ रहें आप। मेरे को तो देगा ही, तो इनको भी तो देगा ना। मैं तो वही कह रहा हूँ, नहीं मैं अभी आप ये कह रहे हैं ना कि मैं पहले जाऊंगा, तो वो इस तरह के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। 60-70 साल बाद। हाँ आजकल तो लाइफ स्पैन ही सर इतना ही 60-70 के आसपास ही रह गया है। तो प्रदीप सर तो जय बन गए और आप वीरू हैं, है ना? और बसंती को भी यही ढूंढ रहे हैं। हाँ बसंती सर, पिक्चर में जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक बसंती नहीं आएगी। ये बात तो आपने पॉइंट सही कही। तो बसंती मिली कि नहीं मिली सर? ये मतलब मेरे को तो नहीं मिल पा रही। एक्चुअली क्या है, जब आपको पता होता है ना कि अपने प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है, आप सामने साइड से भी ऐसा ही कुछ अपने प्रोडक्ट को मैच करते हुए चीज देखते हैं। तो आजकल वो नहीं हो पा रहा है। मतलब थोड़ा सा और डाउनग्रेड करने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि अपना प्रोडक्ट बिल्कुल नया है मार्केट में। तो अभी अपन देख रहे हैं कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या मिल सकता है। हाँ सर डिमांड है सर, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत डिमांड है। प्रदीप सर रोशनी डालिए, आप चुप चुप क्यों है इतना? नहीं सर, इसमें ज्यादा क्या ही बोलेंगे। नहीं, हम चाहते हैं रचित सर आप ऐसे मत बोलिए कि ज्यादा टाइम हमारे हाथ में नहीं है, हम चले जाएंगे कंधे पे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूँ नहीं जब भी जाऊंगा आपसे तो पहले ही जाऊंगा ना प्रभु, जब भी जाऊंगा। लंबा
उम्र है आपका, भगवान से ही देखिए प्रार्थना है। इमोशनल हो गया आपने, इमोशनल कर दिया है आपको ने, ये सही नहीं शो की। हम तो यहाँ पे चाह रहे थे कि एकदम मज़े मजाक हो, यहाँ पे इमोशनल हो गई स्थितियाँ। चलिए अब हम लोग मार्केट के पर यहाँ पर नज़रिया रखते हैं। अब तो सर सबसे पहले रचित सर मेरा आपसे यहाँ पे सवाल है, क्योंकि वो हम लोग बात ही करते हैं शेर आया तो शेर तो नहीं आया यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये हुई कि पपेट बना दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने कहा हमने सीज़ फायर कर दो, तो इसलिए हमने सीज़ फायर कर दिया, चाहते वो खुद ही थे क्योंकि स्थितियाँ इस तरीके की थी। अब मूड माहौल जो है क्या हुआ कि क्रूड का जो है हमने देखा कि ब्रेंट क्रूड जो है $100 के आसपास आ गया है यहाँ पर। इसका इम्पैक्ट ये भी देखने को मिला। नाकेबंदी है वो कब तक जारी रहेगी कोई नहीं जानता। यहाँ पे मार्केट का मूड माहौल कैसे देख रहे हैं, क्या समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं? देखिए हर्ष बाबू, आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर कल जब हम मॉर्निंग शो में जुड़े थे प्री मार्केट ओपनिंग, तब भी मैंने कहा था 99.9999% चांसेस कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, ये ऐसे ही रहने वाली सिचुएशन। बट एक पेन पॉइंट बहुत बड़ा बन रहा है। वो पेन पॉइंट क्या बन रहा है कि आने वाली 7-8 या मैक्सिमम 10 दिन अगर आपने ईरान को ऐसे ब्लॉकेट पे रखा, क्योंकि पहले देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुला था, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ईरान ने बंद किया, अब यूएस ने बंद कर दिया। अगर इसी तरीके से बन रहा तो अब उनको कैश क्राइसिस, उनको कहीं ना कहीं फंड क्राइसिस होती हुई देखने को मिल सकती है। और अगर वो होता है तो ना चाहते हुए, क्योंकि अब आप देखें दोनों साइड से ना जिस तरीके की बातें आ रही है, दोनों साइड जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, थक दोनों साइड गए हैं। दोनों साइड का बिल्कुल मन नहीं है कि हम लड़ाई करनी है, कुछ नहीं करना है। दोनों साइड बस ये चाह रहे हैं शांति से जो मामला निपट जाए और हमारे देश में हमारी इज्जत खराब ना हो। दोनों साइड का अब यही प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट बचा है। किसी को यूरेनियम से कोई लेना देना नहीं है, क्रूड से कोई लेना देना नहीं है। तो अपनी साख बचाते हुए जो इजी एग्जिट मिल जाए, दोनों उसी चीज की कोशिश कर रहे हैं। मगर अगर ये 8-10 दिन मामला और खिंच जाता है, ईरान को ना चाहते हुए अटैक करना पड़ेगा। इस सीज फायर के दौरान दे हैव बीन फिल्ड अगेन। अगर इस बार ईरान अटैक करता है तो आप एक चीज समझ लीजिए हर्ष जी, कि पहले जब अटैक हुआ था तब आपका क्रूड का बेस क्या था, आज क्रूड किस बेस पे बैठा हुआ है। 80 से ज्यादा रिफाइनरी पॉइंट्स हिट हो चुके हैं, गैस प्लांट हिट हो चुके हैं। अब अगर हम वापस वॉर में जाएंगे तो क्रूड बहुत एम्पलीफाइड मूवमेंट करेगा, बिकॉज $96-98 से अगर क्रूड आपका फिर चलना चालू करता है तो यहां पे एक डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट होगा और वो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में भी आता हुआ दिखेगा। तो आने वाले 10 दिन आई बिलीव बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। और कल के शो में भी मैं ये बात कह रहा था, आज के शो में भी मैं एक ही बात कहूंगा कि हम जो बातें कर रहे थे ना कि 22,000 एक बेस बन गया था, अगर ये वॉर वापस छिड़ जाता है, अगर क्रूड में वापस आपको मोमेंटम आता हुआ दिखता है, जो कि हो सकता है, इस बात को आप बिल्कुल भी दरकिनार नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होने वाला, अब दोनों शांति से निकल जाएंगे, नहीं। बिफोर दे एंड, वो बोलते हैं ना दीपक बुझता बुझता एक बार फड़फड़ाता है, वो फड़फड़ाने वाली जो सिचुएशन है उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई नहीं जानता कितना बड़ा मैसिव डिस्ट्रक्शन और ये कर सकते हैं अभी। तो उस पॉइंट पे मार्केट के लिए वो जो बातें आ रही थी ना कि 22,000 पे हमने तो बना लिया बॉटम और हम रिवर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये टेक्निकल पैटर्न्स पे एक लोअर हाई लोअर लो वाली बनाने वाली बात हो जाए, फिर मार्केट का पेन पॉइंट बढ़ जाए। इसीलिए मैं सबको कह रहा हूं कि जितनी भी कॉल्स हैं, जितनी पोजिशन है, आप स्टॉप लॉस के साथ रहिए। अभी भी मार्केट्स आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, संभल के रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो सुखी रहेंगे। ठीक है, तो सर अभी फिलहाल के लिए आपको जो लेवल्स हैं वो कहां जाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के? देखिए निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अगर आज के लिए आप पूछें, जिसको कहीं ना कहीं निफ्टी प्रोटेक्ट कर रही है, दैट इज 24,250। 24,250 आज एक बार ऐसा लग रहा था कि उसको लेवल को हिट करने वाला होगा, बट नहीं हिट किया। 24,250 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रही है निफ्टी, तब तक 24,700 तक भी जाने का दमखम रखती है। जैसे ही 24,250 तोड़ेगी, फिर जो हमारा पुराना सपोर्ट था 24,050, फिर 23,700। मैं ये नहीं कहता ये आज आपको देखने को मिल सकता है, कल देखने को मिल सकता है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। वही बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 56,800 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, उसको अगर ब्रीच करता है तो पेन पॉइंट आपको और बढ़ता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लेवल्स निफ्टी के 24,250 और यहाँ पे निफ्टी बैंक के 56,000 के लेवल्स हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स हैं, ये अभी फिलहाल के लिए टूटने नहीं चाहिए, रचित सर की सलाह है। अब मैं आता हूँ प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर एक चीज़ बताइए, क्योंकि आज बाज़ार में जो पिटाई की बड़ी वजह है वो IT पैक है। यहाँ पे IT में काफ़ी ज़्यादा दबाव है, ये चीज़ समझाइए, क्योंकि मैं स्टॉक स्पेसिफिक आऊँगा बाद में, लेकिन क्या जो मार्केट ने इस IT पैक की जो गिरावट है, क्या निफ्टी ने उसको डाइजेस्ट कर लिया है यहाँ पर?
हर्षी, देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आईटी को लेके बहुत टाइम से ही हम होल्ड कर रहे थे, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत मूव आया था रिसेंटली, तो इसमें ना डिस्क्लेमर है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, जितने भी हमारे आईटी स्टॉक्स मॉडल पोर्टफोलियो में है था, तो ऑलमोस्ट 90% हमने यहाँ पे एक बार एग्जिट करके हमने अभी पूरा निकाल दिया है पोर्टफोलियो से। एंड हमारे स्मॉल केस में मॉडल पोर्टफोलियो चलते हैं, वहाँ पे भी हमने आईटी को तो टोटली आउट कर दिया। ओनली आई थिंक 4% वेटेज है एक मॉडल पोर्टफोलियो में, बाकी ऑलमोस्ट हमने सारे एग्जिट कर दिया। तो आईटी को लेके व्यू यही है कि ओवर द लॉन्ग टाइम से ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। हमने देखा स्टार्टिंग में टैरिफ वाला मैटर था, उस टाइम पे अर्निंग नहीं हो रहा था, एंथ्रोपिक वाला न्यूज़ आ गया, ट्रेड डील नहीं चल रहा था, उस टाइम पे भी नहीं चला। तो इतना जो अभी सिचुएशंस खराब हुआ है, अभी भी देखिए रिजल्ट का इफेक्ट जिस तरीके से चल रहा है। अगर 30,255 के लेवल पे निफ्टी आईटी इंडेक्स चल रहा है, मैं समझता हूँ कि अभी देखिए 1500 पॉइंट के आसपास का आईटी इंडेक्स नीचे है। यहाँ से भी मुझे लगता है कि एक वीकनेस कंटिन्यू हो सकता है। अभी जैसे कि ओवर द सिचुएशंस हमने देखा कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से जिस तरीके से नीचे आया है, मैं एक्चुअली इस दलदल में अभी फंसना नहीं चाहता हूँ, आना नहीं चाहता हूँ। मैं खरीदूंगा बाद में। एक्चुअल में हमारा फंडामेंटल टीम से भी यही सलाह आया है कि थोड़ा महंगा खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे, बाद में खरीदेंगे, लेकिन अभी भी कोई एवरेजिंग करने का सलाह नहीं है। ऑब्वियसली जब इंडेक्स ऊपर आएगा तो यहाँ पे वैल्यू बाइंग भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। लॉन्ग टर्म व्यू तो देखिए वो पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टाइम में जिस तरीके से पैनिक यहाँ पे अभी है, सो मुझे लगता है कि अभी भी अवॉइड करने जैसा सिचुएशन ही है। और रिसेंटली हमने जो रिकवरी आया था आईटी में, इस रिकवरी में हमने एक बार एग्जिट किया है। तो इसलिए दोनों जगह क्लाइंट लेवल पे एंड मीडिया पे भी हमारा सेम व्यू रहेगा। अभी आईटी को हम हाथ लगाने वाले नहीं है, एवरेज भी नहीं करेंगे। देखिए विडम्बना क्या है यहाँ पर। जैसे अमेरिका में होता है, यहाँ पे जैसे ही एक जूते बनाने वाली कंपनी थी, उसने कहा कि हम लोग अपने बिजनेस को एआई में शिफ्ट कर रहे हैं, स्टॉक रॉकेट हो गया। एक छोटे से स्टॉक है, हमारी इंडियन कंपनी में लिस्टेड है यहाँ पे, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक। अब उसने ये बोला कि भाई हम लोग जो है अब ना सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर आने वाले दिनों में और फोकस करते हुए देखेंगे, बल्कि एआई रिलेटेड जो है कई तरह के बेनिफिट्स बताएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर और स्ट्रक्चरल वे में काम करेंगे। आप देखिए स्टॉक अभी तो खैर नीचे आ गया, लेकिन ये 5 से 6% तक चढ़ता हुआ देखा था। तो ये विडम्बना है यहाँ पर। जो कंपनी मेन यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स हैं एआई से जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर एक बड़ी गिरावट नंबर्स में देखने को मिल रही है। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जो नाम लेते ही चढ़ जाती हैं एआई का, तो वो इस तरह की स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। अब हमारे साथ एक दर्शक हैं, मैम बहुत बहुत स्वागत है मानसी जी आपका। कैसी हैं आप मैम? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं जी? एकदम मज़े में मैम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? लखनऊ से बात कर रही हूँ। अरे लखनऊ से मैम, बिल्कुल मैं घूमने आया था एक बार, इमाम बाड़ा और बहुत सारी जगह थी, बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि दिल्ली 6 में भी इस तरह की गलियाँ हैं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है वहाँ पे सेम जैसा। प्लीज़ मैम बताएं क्या लोकेशन, क्या सवाल है आपका बेसिकली? कोफोर्ज को लेके मेरा क्वेश्चन है। मेरी परचेज जो है 29 शेयर्स है 1141 पे, और आज लगभग टूटा है, अच्छा खासा 5% प्लस पे टूटा हुआ है। एंड मैं जानना चाह रही थी इसको रखूं या निकाल दूं। ठीक है, अभी है करीब थोड़ा बहुत प्रॉफिट है उसके ऊपर, तो 7% के आसपास तक का, तो मैं उसको रखूं निकालूं? ठीक है। परचेज सर करीब 1141 के भाव पे इन्होंने खरीदारी करी है, और 1223 के आसपास जो है अभी प्राइस चल रहा है। निकालें, क्या करें, रुके, होल्ड करें? देखिए, पहले तो मानसी जी को नमस्कार। और जिस तरीके से देखें, एक बहुत अच्छा मूवमेंट इसने किया था कोफोर्ज ने, और आज आईटी पैक के साथ ही आपको एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो वो बोलते हैं ना कि गेहूं के साथ गुण भी पिस जाते हैं। अगर आप इसमें लोअर लेवल पे होल्ड करके रखे हुए हैं, मैं आपको स्टॉप लॉस एक सुझा देता हूं। 1194, 1194 का वो स्टॉप लॉस होगा। उसके नीचे अगर बंद करता है और अगले दिन मेंटेन करता है, आई वुड आस्क यू टू एग्जिट। अगर उसके ऊपर मेंटेन करता है तो वापस आपको एक रिलीफ रैली, एक शॉर्ट कवरिंग रैली, एक मोमेंटम में वापस अप मूव में आता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसमें ये 1280 और 1280 के बाद 1340 लेवल्स तक भी जाने का दमखम रखता है। आई वुड सजेस्ट एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मानसी जी के सवाल का जवाब मिल गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्रिम जीनियस के नाम से एक आईडी बनाई हुई है, SCC, प्रदीप सर से पूछना चाह रहे हैं। इनका सवाल ये है, एक तो SCC के ऊपर है
और यहाँ पर प्रदीप फॉस्फेट के ऊपर भी है। तो यहाँ पे जो सवाल है सर प्लीज़ सजेस्ट कीजिए क्या लेवल्स रहेंगे, टारगेट्स रहेंगे यहाँ पर। ओके, सो देखिए एसीसी में मुझे लगता है कि अभी 19.9 से ऑलमोस्ट 20 के लेवल पे चल रहा है प्राइस। सो एक बार जिनके पास पोजीशन है आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 18.50 के रेंज पे, एंड बिल्कुल आप होल्ड करके जाइए, बने रहिए। टारगेट होना चाहिए अप्रॉक्स आपका 22.5, उसके बाद 23। और सेकेंड आपने बताया पारादीप फॉस्फेट, राइट? जी सर, प्रदीप ओके, फॉस्फेट सर। हाँ तो पारादीप फॉस्फेट मुझे लगता है कि स्टॉक रिसेंटली थोड़ा बहुत एक अच्छा खासा रेंज पे मिल रहा है, अभी बाउंस बैक फिर से कर रहा है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बहुत ऊपर आना थोड़ा बाकी है। लेकिन रेसिस्टेंस जो मुझे दिखाई दे रहा है 145 150 के जोन पे, तो जब तक फिर से घूम फिर के 150 एंड अबव क्लोजिंग नहीं हो जाता तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर फिर से आ सकता है। बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, हमने एक टाइम पे रिकमेंड भी किया था, स्टॉक अच्छा खासा चला भी था, बाद में मार्केट खराब हुआ तो सारे स्टॉक नीचे आया, एबी स्टॉक नीचे आ गया था। आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके जाइए। रिसेंटली एक सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट 118 120 के अराउंड, तो आप एक 120 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 150 ब्रेक होने के बाद अगेन 175 190 तक आने का पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। ठीक, एक रूपा जी हैं, उनके सवाल को भी ले लेते हैं। कह रहे हैं प्लीज़ मेरे क्वेश्चन ले लीजिए। हेलो हर्ष जी, हेलो प्रदीप सर, हेलो रचित सर। कह रहे हैं KFC 370 के भाव पे ले रखा है और अंबर जो है वो 6700 के प्राइस पर, क्या करें प्लीज़? रचित सर आपकी सलाह क्या रहेगी यहाँ पर? KFC? PFC सर, माफ़ कीजिएगा, PFC। अच्छा, वो KFC नहीं याद आ गया था। हर बाबू, मुझे लग रहा है आप लंच नहीं करके आए हैं अभी। मुझे लग रहा है कि कुछ कहीं ना कहीं तो है, कुछ ना कुछ कमी तो है कहीं ना कहीं। मैं ये कहूंगा, देखिए पीएफसी एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट है और अभी अपमूव कर रहा है। अपमूव अभी कंटिन्यूड रहना चाहिए, मुझे नहीं लगता आपको यहां से एग्जिट, अर्ली एग्जिट कोई भी लेने की जरूरत है। जिस तरीके से पोजीशन है 513 लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखें एम्बर एंटरप्राइजेज, और अगर इस पूरे स्पेस को ही हम देखें, कहीं ना कहीं यहां से भी एक रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है। और हल्का सा एक रेजिस्टेंस, एक सप्लाई 8060 8060 लेवल्स पे आपको देखने को मिल सकता है, उसको सरपास करके 8460 तक का आपको मोमेंटम करता हुआ ये दिखा सकता है। ठीक है सर। एक और दर्शक हैं यहाँ पे, सेक्शन ऑफिसर के नाम से आईडी बनाई है, दिलचस्प आईडी बनाई है उन्होंने, मुझे लग रहा है अपना डेजिग्नेशन डाल दिया है इसके अंदर। तो कह रहे हैं सोम डिस्लरीज के ऊपर 500 शेयर्स हैं इनके पास और 83 के भाव पे खरीदारी करी है। यहाँ पे प्रदीप सर आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए नीचे से तो एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, आज ऑलमोस्ट 8% ऊपर है, लेकिन जब तक ये कंपनी फिर से अपना जो 200 मूविंग एवरेज प्राइस ऑलमोस्ट 114-15 के रेंज पे है, ये ब्रेक करके एक बार ऊपर के जोन पे सस्टेन नहीं करेगा ना, तो कुछ भी मूव आता है वो मूव में मैं फ्रेश बाई करना या तो एवरेज करना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन आपने अगर बाई किया डेफिनेटली यू शुड मेंटेन योर स्टॉप लॉस। मैं एक स्टॉप लॉस आपको दे रहा हूँ, स्टॉप लॉस रहेगा 1 घंटे का। एक एवरेज प्राइस मैं ऑलवेज देखता हूँ वह 89 के लेवल पे आ रहा है, ऑलमोस्ट 65 से लगातार भाग रहा है, कभी भी अपना 1 घंटे का एवरेज प्राइस को ब्रेक नहीं किया। 88 के आसपास मुझे लगता है कि आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड बने रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा रचित सर, एक चीज़ समझाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि अभी आप जो 22,000 के लेवल्स की बात कर रहे थे यहाँ पर, इस बार अभी तक जो नतीजे हैं, अगर आईटी पैक को छोड़ दिया जाए तो शुरुआत ठीक ठाक रही है। आईटी पैक में दबाव साफ तौर पर दिखा, लेकिन बाकी जो अभी तक के जो नंबर्स आए हैं वो ठीक ठाक दिख रहे हैं। यहाँ पर जो आगे नतीजे आएंगे FY27 के Q1 में, असली इम्पैक्ट जो क्रूड के प्राइजेस का सबका जो है वो वहाँ देखने को मिलेगा। तो ये जो दबाव है सर आने वाले दिनों में आएगा, क्या बाज़ार ने अभी प्राइस इन कर लिया है या फिर नहीं, इंतज़ार है, वो भी नंबर्स के बाद ही रिएक्शन देखने को मिलेगा? तो ऐसे में क्या स्ट्रेटजी निवेशकों को बनानी चाहिए? मैं हर्ष बाबू आपसे एक सिंपल चीज बोलता हूँ, आज आप निफ्टी 20-22 के पीई पे चल रहा है, आपको बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप बोल रहे हैं भाई साहब बहुत एक्सपेंसिव है, अच्छा नहीं लगता। मिड कैप को देखा है आपने, इट इज ट्रेडिंग एट 38-40 पीई मल्टीपल्स। रिजल्ट्स आएंगे खराब, ये पीई और एक्सटेंड कर जाएगा। अब जब ये पी और एक्सटेंड कर जाएगा तो आपको ये नहीं लगता कि बाजार में जो करेक्शन है वो इंटेंसिफाई होगा? मतलब मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि लोगों को क्या है कि मतलब आज क्योंकि आपने ये बात पूछी है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं, और मैं थोड़ा सा आपसे कंफर्टेबल हूं इसलिए मैं बात कर लेता हूं कि लोगों को क्या है, वही बात सुनने की आदत है जो उनके कान को अच्छी लगती है।
आपने 22,000 के लेवल से एक बाउंस बैक देख लिया, 24,000 देख लिया, आपको लगा ये आदमी तो विलेन है, इसको कुछ आता नहीं, बिकॉज यही आजकल कमेंट्स आते हैं, ये चिकन हेड है, इसको कुछ पता ही नहीं है, इसकी बातें मत सुनो, ये तो निफ्टी को 19,000 पे जाते हुए देखने की बातें कर रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो। मैं एक सिंपल सी चीज बार बार कह रहा हूं, आपको कोर इकोनॉमिक सेंस समझना होगा। मैं आज आप एक बहुत सिंपल सवाल पूछता हूं हर्ष जी, आप रशिया यूक्रेन की बात करते हैं, सारे सारे एनालिस्ट आके रशिया यूक्रेन की बात करते हैं। कब हुआ था रशिया यूक्रेन? जब आप कोविड फियर से बाहर निकल रहे थे, लगभग आपकी 4 साल हो इकोनॉमी गए जी। ग्रो कर रही थी, आपकी आईटी कंपनीज में जॉब बढ़ रही थी, सैलरी हाइक हो रही थी, आपका रियल एस्टेट एक्सपैंड कर रहा था, कंजम्पशन आपका बूस्ट पे आ गया था, क्योंकि योलो का कंसेप्ट आ गया था, एवरीबडी वांटेड टू ट्रैवल, एवरीबडी वांटेड टू गो आउट एंड हैव फूड, एवरीबडी वाज देयर इन कंजम्पशन। क्या आपकी इकोनॉमी का ये स्टेट है अभी? बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑलरेडी एक रिसेशन से गुजर रहे हैं। आईटी कंपनीज जो आपके लिए एक बहुत बड़ा फोकल पॉइंट है, वो आपका पेन पॉइंट से गुजर रही है। रियल एस्टेट जितना एक्सटेंड कर चुका है, आपने नंबर्स देख लिए, आप देख लीजिए रियल एस्टेट में किस तरीके से अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, वहां पे भी आपको पेन पॉइंट दिख रहा है। आप ज्वेलरी कंपनी की बात करते हैं, आप लुकिए देख लीजिए गोल्ड सिल्वर प्राइसिंग किस तरीके से हो रही है, रेवेन्यू एनहांसमेंट हो रहा है, मार्जिन श्रिंक किए जा रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आप बात कर लीजिए, यू गो एंड चेक आउट व्हाट इज हैपनिंग इन सूरत। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इकोनॉमी अभी एक वीक स्टेट पे है और हम ये वॉर को नहीं झेलने की कंडीशन में थे। आपको ये वॉर अगर हो रहा है अभी और इससे आप एनर्जी क्राइसिस अगर फेस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा दिमाग को खोल के समझ के और फिर आगे बात करेंगे तो समझ में आएगा कि पेन पॉइंट इकोनॉमी को हिट करने वाला है। अभी आप रिजल्ट्स को देख रहे हैं, सारी जगह जहां हम जा रहे हैं वहां पे ये बात हो रही है कि देखो साहब वॉर हो गया, रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आप एक बात बताओ ना, वॉर तो 28 फरवरी को चालू हुआ है। आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सप्लाई चेन के, वो महीने महीने भर आगे के, 15-15 दिन आगे के होते हैं। मेड बी एनी मेटल, मेड बी क्रूड, वो तो सप्लाई पॉइंट पे था ही ना। 28 तारीख को थोड़ा ना मोटर बोट पे रख के क्रूड भिजवाए जा रहे थे वो लोग, वो तो पहले के रवाना थे जो आपके लैंड कर रहे थे। जी जी। आपको एनर्जी क्राइसिस आप फेस करोगे। गवर्नमेंट ने आपसे अभी तक बातें नहीं करी है। गवर्नमेंट 28 अप्रैल जब लास्ट स्टेट इलेक्शन होगा उसके बाद आपसे बातें बताएगी, पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएगी, एलपीजी की प्राइस बढ़ाएगी। आपको क्या लगता है कुछ नहीं बढ़ने वाला? ऑफ कोर्स बढ़ने वाला है। तो पेन पॉइंट तो इकोनॉमी में आएगा। सो व्हाई आर वी इवन लुकिंग एट 26,000 से निफ्टी जब 22,000 पे आ गई, तब किसी ने ये नहीं बोला कि ये अकेला आदमी था जिसने 26,000 पे मार्केट का करेक्शन देख लिया था। आज 22,000 से 24,000 आ गया तो ये आदमी पागल है, इसको कुछ पता ही नहीं है। इसलिए क्या है, मैं आजकल बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सेंटर या जियोपॉलिटिकल्स की बातें नहीं करता, क्योंकि मैं समझ गया हूँ लोगों को ये सब बातें समझने और सुनने में कोई लेकिन इंटरेस्ट सर नहीं। मैं तो आपसे करता हूँ इस तरह की बातें। हाँ, वो इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लोगों को क्या है, वो 200-500 पॉइंट खेलने की आदत है कि यहाँ तेजी खिला दो या मंदी खिला दो, तो वो खेल लो, उसके लिए हम कॉल भी दे देते हैं। आज आप मार्केट देखिए कितना करेक्ट कर गया है। कल जितनी कॉल दे रखी है सारी एक्टिवेटेड है, किसी का भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। मार्केट कल साइडवेज मूवमेंट करेगा, सबके टारगेट हिट हो जाएंगे, आप लेके चले जाना 5% घर, बिकॉज यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन दैट। बट हाँ, रियलिटी ये है, अगर आप सद्बुद्धि रखते हैं तो अपने पैसे को संभाल के रखिए। अगर ये वॉर एक्सकलेट होता है, क्रूड के वो भाव दिखेंगे जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, क्योंकि पेन पॉइंट बढ़ेगा। और लास्ट एंड फाइनल लेग अगर ये वॉर का छिड़ता है तो बहुत मैसिव पेन पॉइंट होगा। और इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप नोटिस नहीं कर रहे हैं। ईरान का सबसे बड़ा उन्होंने शिप पकड़ के अभी तक रखा हुआ है, और यूएस ने कल एक शिप इंटरसेप्ट किया है श्रीलंका के नीचे वाले बॉर्डर, एक कोलंबो की तरफ जा रहा था सर, उसको इंटरसेप्ट किया है। एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट इज कि ये शांति से कोई नहीं बैठ रहा है। न्यूज नहीं आ रही है अभी आपके पास, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ पे सिचुएशन खराब हो रही है, एवरीबडी इज टेस्टिंग द वाटर्स। मेरी समझ से वापस प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जी बिल्कुल। और इसमें देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, लगातार तमाम आप एजेंसीज उठा के देख लीजिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री FY27 के लिए घटा दिया है, 6% कर दिया है यहाँ पर। और IEA जो इंटरनेशनल एनर्जी यहाँ पे एजेंसी है, उसने ये कहा है कि इतिहास के सबसे बड़ा एनर्जी क्रंच है जिस तरीके के ये युद्ध होता हुआ दिखा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। प्रदीप सर, एक सवाल है यहाँ पर अतुल जी का, कह रहे हैं सुमितोमो केमिकल इन्होंने 372 पे खरीदा है 3 महीने के लिए, कहने से प्लीज सजेस्ट स्टॉप लॉस एंड टारगेट। जी रिसेंटली हमने इस पे कॉल भी दिया था हर्ष जी। अच्छा। और 450 के लेवल पे चल रहा है। एक बार मुझे लगता है कि 470 75 तक इजीली पॉसिबल है।
एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 465 से 470 के लेवल पे चलता है, और क्योंकि उनका बाइंग लेवल आई थिंक बहुत पुराना है, अगर नीचे के लेवल पे उन्होंने बाई किया तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिए। 470 में बहुत तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है सर, यहाँ पर क्या कहते हैं रचित सर, ये गौरव त्यागी जी हैं, ये कह रहे हैं कि किर्लोस्कर ब्रदर्स जो है इन्होंने 1735 पर ख़रीदा है, 200 शेयर्स हैं इनके पास यहाँ पर, और सिम्फनी इंडिया जो है वो भी इन्होंने 3560 के ऊपर ख़रीदा है, 50 शेयर्स हैं। कह रहे हैं आपका नज़रिया क्या होगा? देखिए, पहले किर्लोस्कर ब्रदर्स देख लेते हैं। इन्होंने तो बहुत अच्छे लेवल 1100 रुपये पे ले रखा है। इन्होंने जो खरीदारी करी है, जो बताया है यहाँ पे 1735 पे आपने ले रखा है। देखिए त्यागी जी को नमस्कार। रेगुलर 1 बजे के शो में इनके सवाल आते रहते हैं, जी। तो मुझे याद रहता है इनका नाम। त्यागी जी, आप एक काम कर रहे हैं, 1180 रुपए का एक स्टॉप लॉस, सॉरी 1680 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा दें, क्योंकि इसका 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो 1697 है। एक बार उसको टेस्ट करने या उससे थोड़ा नीचे एक बार ट्रीटमेंट के लिए ये एक बार आ सकता है। उसके बाद आपको ये रिवर्सल दिखाएगा। रिवर्सल दिखाने के बाद हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट निकल के आ रहा है, जो कि निकल के आ रहा है 1840। उस लेवल को ब्रीच करेगा, उसके बाद 2000 तक के लेवल्स दिखाएगा। तो स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन रखें। और सिम्फनी की हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, सिम्फनी अभी एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही कर रहा है। इसमें ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा जब ये 840 के ऊपर सस्टेन्ड मूवमेंट करेगा। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए मार्च के मंथ में सिम्फनी ने कोशिश करी थी, बट सस्टेन्ड मूवमेंट हुआ नहीं था। 840 के ऊपर जब ये सस्टेन्ड मूवमेंट करेगा तो एक बार आपको 935 से 948 तक के लेवल्स दिखा सकता है। इसमें भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है स्टॉप लॉस का, जो कि निकल के आता है 756। 756 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर ने देखिए सलाह दे दी गौरव तिवारी जी को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीतू जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। मीतू जी, कैसी हैं आप? हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून मैम, क्या सवाल है मैम आपका? सर सीमेक लिमिटेड के सर मैंने शेयर्स परचेज करने थे, तो उसका आगे व्यू कंफर्म करना था, किस तरीके से है? मैम सीमेक और यहाँ पे अपने भारत फोर्ज और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी दे रखे हैं, 3 स्टॉक्स के बारे में बताया आपने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। तो आप क्या फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं तीनों में? जी सर। अच्छा, ये आप ही ने चयन किए, खुद ही आपने ही अपनी लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करें? एक्चुअली सर पिछले दिनों न्यूज में ही इसमें ही बताया था सीमेक का, तो उसका टारगेट जो था वो हिट हो गया है। उसके आगे फर्दर मतलब उसके वो क्या सिचुएशन रहेगी वो कंफर्म करना था, ताकि मैं उसे होल्ड करके रखूं या मैं निकाल दूं उसे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रदीप सर आपकी खास तौर पे सीमलेस के ऊपर नजरिया, और भारत फोर्ज और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी कैसे लग रहे हैं वो भी बता दीजिए मैम को। देखिए, क्या कंपनी है? सीमेक, राइट? कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है ये क्या? जी, सीमेक। ओके, 289 वाला, राइट? अगर यही स्टॉक है तो सर 1521 के भाव पे है सर ये स्टॉक। सॉरी, ये मैं ट्रैक नहीं करता, आई थिंक ये रचित जी बता पाएंगे। और भारत फोर्स मैं बता देता हूँ। भारत फोर्स मुझे अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया काउंटर है, और ऑलरेडी ब्रेकआउट जोन के आसपास ही है। मतलब कंप्लीट ब्रेकआउट इसमें अभी हुआ नहीं, लेकिन हाई पॉसिबिलिटीज है कि इसमें ब्रेकआउट आ जाएंगे। बिल्कुल बने रहिए एंड होल्ड कीजिए। 2250 2300 का प्राइस आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। और सेकेंड है यूनाइटेड स्पिरिट्स। ओके, ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लगता है। अभी 1394 के लेवल पे प्राइस है, और बेस फॉर्मेशंस हो चुका है, नियर रेसिस्टेंस जोन के आसपास बस आने वाला है। 1435 1440 के आसपास का रेसिस्टेंस है, तो मेक श्योर थोड़ा व्यू आपका एटलीस्ट 2 to 3 क्वार्टर्स का होना चाहिए। उससे पहले स्टॉक आपको मूव नहीं उतना करता है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। अब समझना पड़ेगा। भारत फोर्ज एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स दोनों आप डेफिनेटली बाय करके जाइए एंड बने रहिए। और पर्टिकुलर जो स्टार्टिंग में जो स्टॉक का नाम बताया था आपने, स्टॉक सॉरी मैं ट्रैक नहीं करता। सीमेक, ठीक है, तो मैं रचित सर से पूछ लेता हूँ। सर आप इसको ट्रैक करते हैं स्टॉक को? स्पेलिंग इसकी SEDEMAC, मैक्रो ही है ना? नहीं सर, SEAMEC, मैक। ये देखिए सर स्क्रीन पर। आज हल्की सी आधे प्रतिशत की तेजी सर। देखिए सीमैक को आप ऐसे देख लें कि ये
वेसल बिजनेस में है। और इसको अगर हम क्लियर केस देखें, अभी इसमें आपको हलचल भी देखने को मिल रही है। ऑफशोर शिपिंग डिवीजन, बल्क कैरियर और टनल कंस्ट्रक्शन में भी है ये। मतलब आप देखें कि रोड, हाईवे और सी बिजनेस में भी प्रॉपर्ली आपको ये इन्वेस्टेड दिखेगी। अब अगर इसके वैल्यूएशन टर्म्स की हम बात करें तो 20 के पी मल्टीपल्स पे चल रहा है। रिलेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट लीडर्स जो हैं इसमें, जी शिपिंग वो 9 के पीई पे है, एससीआई वो 12 के पीई पे है, ये 20-21 के पीई पे चल रहा है। उसके साथ साथ अगर प्राइस टू बुक वैल्यू भी आप देखेंगे तो अराउंड 3.66 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। अब इस बात को अगर हम मद्देनजर रखें और इसको हम ऐसे समझें कि अगर आप यहाँ एंट्री ढूंढ रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होता है इतने ज्यादा मार्केट के मोमेंटम के बाद। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, कभी भी मार्केट के करेक्शन में ये कूल ऑफ होता हुआ आपको दिखे और कूल ऑफ के बाद 1380 लेवल्स के ऑड, क्योंकि आ सकता है, ऐसी बात नहीं नहीं आएगा, 1380 ऑड लेवल्स के आसपास दिखे, वहां पे आप एक बार अपनी पोजीशन बनाना चालू कर सकते हैं। और उस केस में जब आप अगर पोजीशन बना लें तब एक बार आके पूछ लीजिएगा कि स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स क्या निकलेंगे, अकॉर्डिंगली आपको हम अपडेट कर देंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा फेवरेबल अभी लग नहीं रहा है फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए। ठीक है, तो सर ने यहाँ पे जो है मीतू जी के तमाम सवालों के जवाब दे दिए। अब हमारे साथ जो है अरिंदम दास जी जो है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ गए हैं। दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका। है, हाँ हाँ बोलिए। अच्छा, जी हेलो। जी सर, आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ 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 आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि प्रदीप सर भी हमारे जो हैं वो पश्चिम बंगाल से हैं, वो चुनाव लड़ेंगे तो फिर आप उनको वोट देंगे ना? हाँ जरूर जरूर वोट देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, क्यूपिड 300 क्वांटिटी है 95 पर जी। तो और अडानी पावर में 1 मंथ व्यू बताइए ना। आज ही 700 लिया है क्वांटिटी। बिल्कुल सर, बहुत आज तो आपने जो लिया, तो अडानी पावर में तो क्या 4 ट्रिलियन अगर हम लोग देखें तो मार्केट कैप जो है यहाँ पे 4 लाख करोड़ के आसपास पहुँचता हुआ दिखा है। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी रही है स्टॉक में, नया 52 वीक हाई के आसपास भी पहुँचता हुआ दिखा है यहाँ पे। और क्यूपिड की अगर आप बात करें तो आप चाहे आप Q4 में FIs देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स देख लीजिए, सबने अपने हिस्सेदारी जो है बढ़ाई है। आप ही बताइए प्रदीप सर, क्योंकि यहाँ पर जो है सर कह रहे हैं वोट तो आपको देंगे, तो क्यूपिड और अडानी पावर क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, वोट नहीं चाहिए मुझे, बस ब्लेसिंग दे दीजिए। मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। अच्छा। और बस अपना दुआ, अपना ब्लेसिंग देते रहिए। क्यूपिड ऑब्वियसली बने रहने का सलाह होगा। और आ रहा हूँ सर, रचित सर आपके पास में आ रहा हूँ बस। 12-13 के आसपास का प्राइस चल रहा है। और रिसेंटली हमने, डिस्क्लेमर है, क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, हमने रिसेंटली कॉल भी दिया था। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको एक बार 125-130 आने के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। अदानी पावर में भी कॉल था, ऑलमोस्ट 235-240 तक भागने के लिए रेडी हो रहा है। दोनों स्टॉक की बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है, होल्ड कीजिए, बने रहिए। दोनों स्टॉक की करेंट जोन से ऑलमोस्ट मिनिमम 20-20% का अपसाइड मैं देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ये बहुत अच्छी बात है सर की तरफ से बता दिया। रजित सर, हाँ आप चुनावों पे कुछ कह रहे थे यहाँ पे, क्या सर प्लीज बताएं। मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि अभी प्रदीप भाई क्या है कि पहले सारे काम कर लें, उसके बाद चुनावों के बारे में सोचेंगे। अभी इनकी जिंदगी बहुत सारे काम चुनाव के पहले, इलेक्शन लड़ने के पहले हैं। और ये जो अभी इन्होंने बात कही ना, बिल्कुल आप देखें कि विजय करके एक एक्टर है तमिलनाडु, विजय थलपति। हाँ। अच्छा सर। और वो बहुत टाइम रहे इंडस्ट्री में। उन्होंने भी पहले यही बोला था कि नहीं नहीं मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। और स्लोली एंड ग्रेजुअली, मतलब प्रदीप भाई की एज में ही आए थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने 21 साल दे दिए, अब वो एक एज पे आ गए हैं। हाँ। उसके बाद फिर वो भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और अच्छा वहां पे, मतलब तमिलनाडु के इलेक्शन अगर हम देखें ना, तो वहां पे अच्छा डिस्टॉर्शन वो करने की क्षमता रखते हैं। तो प्रदीप भाई को मैं एक ही चीज बोलूंगा, नेवर से नेवर। बंगाल में जिस तरीके की इनकी पॉपुलैरिटी है, आज नहीं तो कल इलेक्शन तो इनको लड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और जहां तक मैं करेक्ट हूँ, शायद मैं गलत हूँ सर, मुझे करेक्ट कीजिएगा, इससे पहले वाले इलेक्शन भी उन्होंने लड़े थे लेकिन वो हार गए थे। लेकिन इस बार फुल फ्लैश से तैयारी से वो जो है वो उतरे हैं और बड़ी उनकी रील्स वील्स वायरल हो रही है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे इस टाइम देखिए क्या होता है ना, एक्टर हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि पॉलिटिक्स में क्या करना होता है, नहीं करना होता। तो वो बोलते हैं ना, ठोकर खा के ठाकर बनते हैं। जी। ठोकर खा चुके, अब ठाकर बनने जाएंगे।
चलिए, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और दर्शकों के भी लगातार यहाँ पे सवाल बने हुए हैं। एक जो है यहाँ पे त्यागी जी का सवाल ले लिया। एक माफा के नाम से एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने आईडी बनाई है, उनका भी सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून हर्ष सर, गुड आफ्टरनून। कह रहे हैं प्लीज़ सी, एक महीने में 55% का जो है रिटर्न दिया है लॉयड एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने, कहाँ तक जा सकता है? मैंने 79 पर ले रखा है, क्या वहाँ तक जा सकता है? प्लीज़ एडवाइस। तो प्रदीप सर सजेस्ट कीजिए, आपकी क्या सलाह रहेगी? कौन सा स्टॉक? मैं नाम सुन नहीं पाया सर ये है लॉयड एंटरप्राइजेस। लॉयड एंटरप्राइजेस आप ट्रैक नहीं करते? मैं हमारे कवरेज में नहीं है। चलिए रचित सर, आप करते हैं ट्रैक? मैं एक्चुअली देख रहा था, ये ट्रेडिंग में है, बिजनेस में आई हैव क्लियरली नो आइडिया। सर ये स्क्रीन पर हम लोगों ने प्ले कर दिया वैसे। ग्लोबल ट्रेडिंग ट्रेडफिन लिमिटेड ये कंपनी थी जो बन गई लॉयड एंटरप्राइजेस, और ये ट्रेडिंग में है स्टील प्रोडक्ट्स के, हॉट रोल्ड एचआर कॉइल्स के इन्वेस्टमेंट। नहीं, आई हैव नो आइडिया। मतलब ट्रेडिंग फर्म की नेटवर्थ 10,000 करोड़ रुपए क्यों है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही। डेटा डेज भी इंक्रीज हो रहे हैं, और लॉयड एंटरप्राइजेस आप देखें इसके तो नंबर्स भी नेगेटिव हैं। देखिए, आई प्रैक्टिकली हैव नो आइडिया ये ट्रांजिशन क्या है। श्री ग्लोबल ट्रेड फिन लिमिटेड से लॉयड बनाए, मैं यूजुअली थोड़ा बहुत देखता हूं, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक ट्रेडिंग फर्म की इतनी मार्केट कैपिटलाइजेशन किस तरीके से है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू स्किप द क्वेश्चन, क्योंकि बिजनेस का फंडामेंटली समझ में नहीं आया तो उस पर कमेंट करना थोड़ा सा गलत हो जाता है। सर आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे फंडामेंटल्स देख रहे थे हम लोग, तो ये जो है थोड़े अटपटे से दिखते हैं। श्री ग्लोबल ट्रेडिंग लिमिटेड के नाम से कंपनी थी यहाँ पर, और जो है उसके बाद नाम बदल लिया गया, और 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी का। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे फंडामेंटल दिखती हैं वो थोड़ा सा अलग है। अब अच्छा, प्रियंका जी हैदराबाद से जुड़ गई हैं। प्रियंका मैम कैसी हैं आप? जी बहुत अच्छे हैं सर, आप लोग कैसे हैं सब? एकदम मज़े में मैम। प्लीज़ बताइए सवाल अपना। जी मुझे 2 क्वेश्चन है, मेरे 2 शेयर्स हैं जिनमें मुझे फ्रेश एंट्री करनी है। हाँ जी। तो मुझे उसके बारे में व्यू चाहिए था रचित सर का। एक तो है एडलवाइस और दूसरा है हिंदुस्तान मोटर्स। हिंदुस्तान मोटर, ठीक है। रचित सर क्या आपकी सलाह रहेगी हिंदुस्तान मोटर और एडलवाइस के ऊपर? पहले तो देखिए, प्रियंका जी को नमस्कार, और मेरा एडवाइस के पहले एक सवाल जरूर रहेगा कि हिंदुस्तान मोटर्स में इनको क्या दिख रहा है कि ये एंट्री लेना चाह रहे हैं। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ व्हाट शुड बी द रीजन कि हम हिंदुस्तान मोटर्स में एंट्री लेंगे। और इसके पीछे मैं आपसे जो सवाल मतलब क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसमें लैंड बैंक के अलावा कंपनी का बिजनेस तो कुछ है ही नहीं, और कोई प्रोडक्ट नहीं है इनके पास आज के टाइम में जिसको ये बेच रहे हैं। उनका ट्रैकर, एम्बेसडर, कॉन्टेसा, ये सब येस्टर ईयर्स की हो गई हैं। स्पेयर पार्ट्स भी नहीं है बेचते हैं, और इनका पूरा बिजनेस सस्पेंड हो चुका है। 354 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। नॉट टू फॉरगेट, ये जिस एरिया से आते हैं बंगाल, वहां पे आप देखें इतना ज्यादा सूदिंग नहीं है। अगर ये अपना लैंड पार्सल भी डिस्काउंट करके कहीं उससे एग्जिट चाहेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और छोटा स्टॉक चाहते हैं तो कोई ऑटो एंसिलरी स्टॉक ले लें। डोंट बाय इनटू सच काइंड ऑफ स्टॉक्स, ये ट्रैप हो सकता है। और जब कोई कंपनी बिजनेस ही नहीं कर रही है तो उसमें हम क्यों इन्वेस्ट करें, ये मैं नहीं समझ पाता हूं। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज आप देखें, ऑफलोज बहुत अच्छा ट्रेड किया है, हायर लेवल्स पे अभी चल रहा है, और जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है ये फर्दर अप मूव आपको दिखा सकता है। मगर मैं एक चीज आपको कहूंगा, 117 पे चल रहा है। अगर आप इसमें एक मीडियम टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो स्टैगर्ड मैनर रहेगा सबसे सही तरीका। 118 रुपए के लेवल पे आप अराउंड जितना भी लेना चाह रहे हैं उसका 1/4 ले लें। वहां पे लेने के बाद कभी भी आपको 110 रुपए की रेंज में दिखे 1/4 वहां पे ले लें। और किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर आपको ये 99 रुपीज तक आता हुआ दिखे तो वहां पे अपने पोजीशन एक बार कंप्लीट करें और इसको मेंटेन करें। ये पूरा स्पेस अब जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक भी परफॉर्म करेगा, और जैसे ही ये हायर लेवल की ओर मोमेंटम आपको रजिस्टर करता हुआ दिखेगा 128 से 136 तक के लेवल्स आपको दिखाने का दमखम रखता है। ठीक, तो यहाँ पे सर की तरफ से यहाँ पे सलाह हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी दर्शकों के बहुत सारे सवाल हैं, और हम लोग अभी खबरों के खेल में भी कुछ खबरों को जो है कवर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक। एक
दर्शक हैं यहाँ पे कैलाश जी, कह रहे हैं ईडा में क्या करें, 129 की बाइंग कर रखी, होल्ड करें या फिर सेल करें। प्रदीप सर, ईडा में आपकी क्या सलाह रहेगी? आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक में, प्रेशर दिखा रहा था और कंटिन्यूअसली चार्ट वीक ही था, तो ऑब्वियसली एक बाउंस तो आना था, वो बाउंस आया है। मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहिए। अगर ये बेस बनता है, अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया चीज़ हो सकता है। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, मतलब लास्ट 1 साल से हमने शो किया, आई थिंक एवरी शो में ये स्टॉक का क्वेरी तो आया ही है। मुझे लगता है कि 148 जाने के लिए रेडी हो रहा है। 148 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, 148 ब्रेक होने पे आपको एक बार शॉर्ट टाइम में 165 से 170 का प्राइस यहाँ पे आने का हाई पॉसिबिलिटीज लग रहा है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 132 के लेवल पे मेंटेन कीजिए, बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग या तो एवरेजिंग अभी करने का सलाह नहीं हुआ स्टॉक में। ठीक है, यहाँ पे अभी जो है तो सर वैसे अभी जो कितने समय से कंसोलिडेशन देखने को मिला है स्टॉक के अंदर, अभी आपको क्या लग रहा है यहाँ पे फिर डाउनफॉल आ सकता है अभी, क्योंकि नतीजे भी आने वाले हैं यहाँ पर? ऑब्वियसली ऐसा हो गया है, ऐसे मूव आता है, और ऑलरेडी मैं चार्ट में अब थोड़ा लंबा चार्ट, वीकली चार्ट देखेंगे तो लगातार जिस तरीके से 286 से सेलिंग प्रेशर आया है पर्टिकुलर स्टॉक में, उसके बाद फिर से 187 से फिर से घूम फिर के 230 गया, फिर से 134 से 194 आया था, फिर से हमने देखा रिसेंटली 100 से लेके अभी 140 के लेवल पे आया है। तो इसका कोई गारंटी नहीं है कल को ये 170 से घूम के फिर से 115 तक नहीं आएंगे। सो मेरे को फंसना ही नहीं है इस दलदल में। जिनके पास है हायर टाइम फ्रेम में उछाल में एग्जिट होने का व्यू रहेगा, आप देखिए आपके क्या बाइंग है। तो इसीलिए राय ऐसा है कि एवरेजिंग नहीं करना, मतलब आपके पास अगर है तो एवरेज करके अपना क्वांटिटी आप ज़्यादा इंक्रीज मत कीजिए, फ्रेश बाई नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बाई मैं नहीं देता हूँ, मेरे सेटअप में बाई कॉल नहीं आता है। थर्ड, मैं अभी यहाँ पे वैल्यू भी नहीं ढूंढूंगा कि पावर स्टॉक चल रहा है, एनर्जी चल रहा है तो मैं एरिदा को भी बाई करके चले जाऊँ, ये वैल्यूएशन अच्छा लग रहा है। ऐसा वैल्यूएशन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लास्ट 1-1.5 साल से देख रहे हैं ऑलरेडी। स्टॉक जब तक वो चार्ट में नहीं आएगा तब तक हम खरीदेंगे नहीं। इसीलिए जिनके पास है, क्योंकि स्टॉक ने अच्छा खासा एक रिकवरी दिखाया है शॉर्ट टाइम फ्रेम में, लेकिन क्लैरिटी मुझे नहीं है पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, तो इसमें बहुत सारे इफ एंड बट है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग, तो इसको लेके बात करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है। तो इसीलिए 148 का रेजिस्टेंस इसमें दिखाई दे रहा है मुझे। 140 ब्रेक होने पे एक बार आपको 165-70 तो दिखा सकता है, लेकिन मैं इस पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि स्टॉक एकदम भागता रहेगा। आप बने रहिए, नेक्स्ट 6 महीने में एकदम ताबड़तोड़ आपका रिटर्न आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं मैं देख पा रहा हूँ। अगर मेरे को लेना है तो मैं अलग कंपनी चूज कर लूंगा, लेकिन एरेदा अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप बने रहिए, उछाल में एग्जिट होने का व्यू रहेगा। उछाल में यहाँ पे एग्जिट होने की सलाह रहेगी। सर की तरफ से यहाँ पे राय दी जा रही है, नतीजों पे हमारी नज़र है, नतीजे जैसे आएंगे हम लोग आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। और एक दर्शक हैं यहाँ पे रहमान साहब, कह रहे हैं इरकॉन के 200 शेयर्स ले रखे हैं 250 में, क्या आपकी सलाह रहेगी? रजी सर, इरकॉन देखिए 250 पे आपने ले रखे हैं, 154 लेवल्स पे ये चल रहा है। लोअर लेवल से एक अच्छा मोमेंटम रजिस्टर करता हुआ आया है। अब देखिए ये पूरे स्पेस में ना धीरे धीरे एक ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और मैं एक चीज और ऐड करता हूँ, रेलवे पूरा स्पेस यूजुअली आपने देखा हो पिछले 1 साल में ना जिस तरीके से मोमेंटम करता था, एकदम से मोमेंटम करता था, मोमेंटम ड्राई अप हो जाता था। अभी मोमेंटम फॉर द टाइम भी कंटिन्यू हो रहा है, कुछ ना कुछ बिल्डअप सरकार की तरफ से कुछ इनिशिएशंस आए थे, उसके बाद आपको बिल्डअप दिख रहा है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से फर्दर इनिशिएशंस एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। यूजुअली हम टेक्निकल्स देखते हैं ना, न्यूज के पहले अगर वो डेवलप हो रहे होते हैं तो न्यूज कई बार उसके बाद भी आती है। इरकॉन पे आपको छोटा सा एक सप्लाई पॉइंट देखने को मिल सकता है 180 क्रॉस करेगा, उसके बाद आपको 224 के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको फर्दर अप मूव मिलेगा। और ये जो अप मूव है ये आपको 264 और 264 के बाद 334 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। मैं समझता हूं आपको 1 साल से ज्यादा तो हो गया इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किए हुए, फर्दर आपको कम से कम 2 से 3 क्वार्टर देने होंगे, तब आपको ये भाव देखने को मिलेंगे। इतने अप मूव के बाद मैं आपको एवरेज करने की राय भी नहीं दूंगा। ठीक है, एक यहाँ पर जो है विपुल सर फैन के नाम से एक आईडी बनाई है दर्शक ने, तो ये मैं जो है प्रदीप सर आपसे लेना चाहूँगा। कह रहे हैं हर्ष भाई ग्रो में क्या ब्रेकआउट आया है या फिर नहीं, प्लीज़ बताइए। तो सर आपकी सलाह क्या रहेगी यहाँ पे प्रदीप जी? देखिए ग्रो में मैं ऑलमोस्ट
जिस दिन ये लिस्टिंग हुआ था तब से इसको हम कवरेज में है, हमारे फंडामेंटल टीम भी है और हम भी इसको लेके बहुत पॉजिटिव है। तो ऑलमोस्ट लास्ट 6 महीने से शो हुआ है, कभी भी हमने एक भी दिन ग्रो को लेके नेगेटिव बात नहीं किया कि इसको बेच दीजिए। और रिसेंट जो ब्रेकआउट आया था वो 190 के आसपास से, अभी भी 218 के आसपास का प्राइस है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है। 250 ऑन द वे, एक लॉन्ग टर्म थीम है, मल्टीबैगर स्टोरी है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। देखिए आप स्टॉक लिस्टेड नहीं है, जीरोधा लिस्टेड नहीं है, धन लिस्टेड नहीं है, तो मैं बोलूंगा ग्रो लिस्टेड है, बिल्कुल आपको बेचना नहीं है, आपको बने रहना है स्टॉक के साथ। मैं तो देख पा रहा हूँ 235 250 जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो रहा है, और लगातार जब 165 170 के लेवल पे भी था उस टाइम पे भी हमारा सेम व्यू था, 190 को ब्रेक करेगा, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे बहुत बड़ा मूव आते हुए दिखाई देंगे। और जैसे ही ब्रेकआउट आया है इसमें लेकिन हमने कॉल भी जनरेट किया था 1.5-2 हफ्ता पहले ही 190 से 192.3 से ही, ऑलमोस्ट 208 हमारा पहला टारगेट था, 235 सेकंड टारगेट है। अभी हम इसको रिवाइज भी करेंगे जैसे 235 अचीव होगा उसके बाद। लेकिन बिल्कुल आप बने रहिए, निश्चिंत रहिए। शॉर्ट टर्म भी हुआ है तो थोड़ा मुझे लगता है कि आप 235 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचिए, और जिनके पोर्टफोलियो में है आप निश्चिंत होकर रहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 250 एंड अबव बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे।